हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ बिजनेस स्टडी में आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर। बिजनेस स्टडी का जो प्रैक्टिस पेपर आया हुआ है अभी प्री बोर्ड का, उसमें दो सेट है, सेट ए और सेट बी। और इन दोनों क्वेश्चन पेपर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उनको आज हम हल करने वाले हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही बोर्ड परीक्षा के हिसाब से हमें उसका एक आइडिया देने वाले हैं कि किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और हमें किस प्रकार उसकी तैयारी करना चाहिए, किस प्रकार से उसको फेस करना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास है बिजनेस स्टडी का जो सेट ए है, उसके हम विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य सत्य देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि प्रबंध के कितने स्तर होते हैं। बच्चों, ये केवल हम पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसके साथ में उससे रिलेटेड और भी जो कुछ क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम देखते जाने वाले हैं। तो जैसे प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, तो हमें मालूम है प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। उच्च स्तर शीर्ष स्तर कहलाता है, मध्य स्तर प्रबंध जो विभागीय प्रबंधक इसके अंतर्गत आते हैं, और निम्न स्तर को पर्यवेक्षकीय स्तर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। दूसरा है, भारत में 1978 में किए गए विमुद्रीकरण में विमुद्रित किए गए नोटों के मूल्य वर्ग थे। भारत में 1978 में विमुद्रीकरण हुआ था। विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी, कि भारत के अंदर, देश के अंदर जो मुद्रा जो चल रही है उसमें से कुछ नोट्स को बंद कर दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, और उसकी जगह नए नोट जारी किए जाते हैं। तो 1978 में जो विमुद्रीकरण हुआ था उस समय कौन कौन से नोट को बंद किया गया था? तो हमारा जो आंसर है कि 1000, 5000 और 10,000 ये उस समय बंद किया गया था। अभी जो कुछ समय पहले विमुद्रीकरण हुआ था उसमें 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया था। मतलब इस बार यदि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अभी 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था तो उस समय कौन से नोट बंद किए गए थे, तो 500 और 1000 के। जैसे अभी 1978 का पूछ लिया तो बोर्ड परीक्षा में हो सकता है कि आपको ये अभी जो लेटेस्ट विमुद्रीकरण हुआ था वो पूछ लिया जाए। निम्न में से संगठन स्वतः निर्मित होते हैं। स्वतः निर्मित होते हैं तो संगठन के 2 प्रकार होते हैं, एक औपचारिक संगठन और दूसरा अनौपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन का निर्माण किया जाता है, उसमें कार्य का विभाजन होता है, उसमें अधिकारों का विभाजन होता है। लेकिन एक दूसरा संगठन होता है अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठन अपने आप निर्मित होता है। ये अपने जैसे क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, अपनी रुचि के अनुसार या अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए जो संगठन बनते, कर्मचारी संगठन जो बनते हैं वो अनौपचारिक संगठन होते हैं। तो अनौपचारिक संगठन अपने आप बनते हैं। फिर स्ट्रक्चर की दृष्टि से देखें तो संगठन 2 प्रकार के होते हैं, एक कार्यात्मक संगठन ढांचा और दूसरा विभागीय संगठन ढांचा। कार्यात्मक संगठन ढांचे में बड़े कार्य को छोटे छोटे कार्य में बांट दिया जाता है, और विभागीय संगठन ढांचे में विभागीय संगठन ढांचा उत्पाद के आधार पर होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा कि निम्न में से संगठन स्वतः निर्मित होता है, तो कौन सा संगठन? अनौपचारिक संगठन अपने आप निर्मित होता है। फिर है, मास्लो का अभिप्रेरणा का सिद्धांत आधारित है। ये मास्लो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं और उन्होंने अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का सिद्धांत दिया था। तो उनका सिद्धांत किस पर आधारित है? मानवीय आवश्यकताओं पर, संगठनात्मक आवश्यकताओं पर, सामाजिक आवश्यकताओं पर या आर्थिक आवश्यकताओं पर। तो मास्लो ने जो अभिप्रेरणा, भाई हम अभिप्रेरित किसको करेंगे, भाई किस मोटिवेशन किसको किया जा सकता है? अब मोटिवेशन मानव को करेंगे, तो मानवीय जो आवश्यकताएं हैं उन मानवीय आवश्यकताओं के बारे में मास्लो ने कहा है। फिर है, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत कौन सा है? अब जैसे क्या होता है कि एक कंपनी है, व्यवसाय करने वाली जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको वित्त की आवश्यकता होती है। अब यदि उसे वित्त मार्केट से लेना होगा तो वो कम से कम ब्याज दर वाला माध्यम चुनेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 4 माध्यम है वित्त के। एक है ऋण पत्र, फिर है समतांश, पूर्वाधिकारंश और प्रतिधारित उपार्जन। बच्चों, यहाँ पर जो ऋण पत्र है, ऋण मतलब लोन, आप यदि कहीं से भी लोन लेंगे उसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा ब्याज दर देना होगा, मतलब ये महंगा है। इसी प्रकार से दूसरा देखें तो पूर्वाधिकार अंश,
भाई अंश दो प्रकार के होते हैं, एक समता और दूसरा पूर्वाधिकार। अब ये दोनों प्रकार के जो अंश हैं उसमें हमें मालूम है कि समतांश तो कंपनी के स्वामी बनते हैं, मालिक बनते हैं, मतलब मालिक बनाना मतलब लाभ का बंटवारा करना, और पूर्वाधिकार मतलब उसको एक निश्चित दर से आपको लाभांश देना पड़ता है। तो इनमें भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कंपनी को देना पड़ता है, लेकिन इन सबसे ज्यादा यदि सस्ता है तो वो कौन सा है? प्रतिधारित उपार्जन। मतलब कंपनी के द्वारा जो लाभ कमाया हुआ है और वो जो लाभ है कंपनी के पास सेविंग किया हुआ लाभ, वो बिना किसी नुकसान के, बिना किसी लागत के, बिना किसी ब्याज के सबसे सस्ता स्रोत है, उसको कंपनी उपयोग कर सकती है। यदि हम महंगे से सस्ते की तरफ जाए तो महंगे से सस्ते की तरफ यदि हम जाएंगे तो आपको सबसे पहला जो महंगा है वो है ऋण पत्र, उसके बाद दूसरे नंबर पर पूर्वाधिकार, उसके बाद तीसरे नंबर पर समता अंशधारी, और उसके बाद चौथे नंबर पर उपार्जन, प्रतिधारित उपार्जन। ये सब वित्त के स्रोत है। सबसे महंगा ऋण पत्र है, उससे कम महंगा पूर्वाधिकार, उससे कम महंगा समतांश, और उससे कम महंगा प्रतिधारित उपार्जन। और इसीलिए हमारा जो आंसर है वो है डी, कि इसमें किसी प्रकार की कोई लागत नहीं लगती है, मतलब ये सबसे सस्ता स्रोत है। फिर है स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता के लिए कौन सा मार्क होता है? तो जब भी हम गोल्ड खरीदते हैं तो आज के समय में नकली माल भी बहुत सारा बिकता है, इसलिए सरकार उपभोक्ताओं को जागरूक करती है और उसके लिए अनेक तरीके निकाले जाते हैं कि जो भी वस्तु होती है उसके ऊपर कुछ मार्क लगा दिया जाता है, ISI मार्क लगा दिया जाता है, एग मार्क लगा दिया जाता है, हॉल मार्क लगा दिया जाता है, इको मार्क लगा दिया जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता को निर्धारित किया जाता है कि हाँ वस्तु उपयोग करने योग्य है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के मार्क दिए गए हैं कि जो भी उपभोक्ता उन वस्तुओं को खरीदता है तो वो इस मार्क को देख करके खरीदे, जिससे कि उसके साथ न धोखाधड़ी हो और नकली माल न मिले उसे। तो यहाँ पर 4 प्रकार के हैं। तो ISI मार्क, आप जो भी उपभोक्ता वस्तुएं मार्केट से खरीदते हैं उस पर आपको ISI मार्क मिलेगा। इको मार्क, ये पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित जो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जो वस्तुएं होती है उन वस्तुओं के ऊपर इको मार्क लगा रहता है। एक मार्क ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और हॉल मार्क, ये हॉल मार्क जो है ये है आभूषणों से संबंधित। आप जब भी गोल्ड खरीदे तो उसके पीछे आपको हॉल मार्क वाला, आप सोना ही खरीदे, गोल्ड ही खरीदे, तो आपको शुद्ध मिलेगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं रिक्त स्थानों की तरफ। तो रिक्त स्थानों में सबसे पहला दिया है कि प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है। प्रबंध किस प्रकार की प्रतिभा है? तो जन्मजात भी है और अर्जित प्रतिभा भी है। कभी कभी कई बार पूछा जाता है कि प्रबंध एक खालिस्तान कौशल है, बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्रबंध एक खालिस्तान कौशल है, तो प्रबंध एक अदृश्य कौशल है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि प्रबंध खालिस्तान का नौकर है, तो प्रबंध किसका नौकर है? प्रशासन का नौकर होता है। ठीक है, फिर प्रबंध के सिद्धांत गतिशील है न कि स्थिर। कि भाई प्रबंध के सिद्धांत तो कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं, वो स्थिर नहीं होते, न कि स्थिर। मतलब प्रबंध के सिद्धांत हमेशा गतिशील होते हैं, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, देश के अनुसार, वहां की आवश्यकताओं के अनुसार वो बदलता जाता है, और इसलिए वो गतिशील, जो परिवर्तनशील है वो गतिशील है और जो स्थिर नहीं है। फिर पदोन्नति भर्ती का खालिस्तानी स्रोत है। तो पदोन्नति के जो भर्ती के 2 स्रोत हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। आंतरिक के अंदर पदोन्नति है, ठीक है, तो ये पदोन्नति भर्ती का कौन सा स्रोत है? ये आंतरिक स्रोत है। फिर है एक अच्छा नेता हमेशा अपने खालिस्तान की कार्य क्षमता की पहचान करने में सक्षम होता है। फिर नेता के पीछे चलने वाले कौन होते हैं? तो नेता के पीछे चलने वाले अनुयायी होते हैं। अब यहाँ पर भाई हम बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं और व्यापार करने वाली संस्थाओं में नेतृत्व करने वाला कौन होगा? तो एक अधिकारी नेतृत्व करने वाला होता है, प्रबंधक नेतृत्व करने वाला होता है, तो उसके नीचे काम करने वाला कौन होगा? अधीनस्थ होगा। उसके नीचे काम करने वाला अधीनस्थ होगा। तो यहाँ पर आप अनुयायी भी लिख सकते हो, अधीनस्थ भी लिख सकते हो। फिर है उत्पाद की विशिष्ट पहचान खालिस्तान से होती है। भाई प्रोडक्ट, आप कोई सा भी माल खरीद रहे हो तो उसकी आप पहचान किससे करोगे? किससे पहचान होती है? तो उसकी पैकिंग से होती है।
ठीक है, और उसके बारे में सूचनाएं आपको क्या मिलती है, तो उस पैकिंग के ऊपर जो लेबल लगा रहता है वो उत्पाद के बारे में सूचनाएं प्रदान करता है। तो यहाँ पर दो प्रश्न हमें एक साथ समझ में आ रहा है कि उत्पाद की विशिष्ट पहचान किससे होती है, पैकेजिंग से होती है, जो पैकिंग होती है उससे। फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान ले लिया है। तो 2019 में एक 86 की जगह एक नया संशोधन हो गया, उसने उसका स्थान ले लिया है। आगे बढ़ेंगे हम सही जोड़ी की तरफ। अब सही जोड़ी में सबसे पहला हमारा जो दिया गया है कि भी कार्यात्मक संरचना, कार्यात्मक संरचना, विभागीय संरचना। अब मैंने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि विभागीय संरचना मतलब दो प्रकार के संगठन होते हैं, एक कार्यात्मक संगठन ढांचा और दूसरा विभागीय संगठन ढांचा। कार्यात्मक संगठन ढांचे में बड़े कार्य को छोटे छोटे कार्य में बांट दिया जाता है और जिससे क्या होता है, जो नियंत्रण है वो कैसा होता है, प्रभावपूर्ण नियंत्रण हो पाता है। विभागीय संरचना में क्या होता है कि वो उत्पाद के आधार पर डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं कि एक उत्पाद यहाँ बनेगा, दूसरा उत्पाद वहां बनेगा, तीसरा उत्पाद वहां बनेगा। तो इस प्रकार से उसको उत्पादों पर आधारित होता है, जो डिपार्टमेंटल संगठन होता है वह उत्पाद आधारित होता है। फिर है साक्षात्कार, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, तो इसका संबंध है मौखिक जांच। तो इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर है दीर्घकालीन विनियोग निर्णय, दीर्घकालीन विनियोग निर्णय मतलब आप दीर्घकाल के लिए यदि विनियोग करने का निर्णय लेते हैं तो ये आपकी क्या कहलाती है, पूंजी बजटिंग, कि आप बजट बना रहे हो, बड़ा बजट बना रहे हो। फिर है अल्पकालीन विनियोग निर्णय, अल्पकाल मतलब अल्पकाल के लिए विनियोग निर्णय ले रहे हो, मतलब ये कार्यशील पूंजी का आप प्रबंध कर रहे हो, मतलब आपको जो वर्किंग कैपिटल है उसके लिए आप प्रबंध कर रहे हो। व्यक्तिक विक्रय मतलब विक्रय प्रतिनिधि, भाई व्यक्तिगत रूप से यदि कोई आपके पास विक्रय करने के लिए आ रहा है तो वह विक्रय प्रतिनिधि है। और भौतिक वितरण किसके माध्यम से संबंध है, तो ये परिवहन से भौतिक वितरण होता है। भौतिक वितरण मतलब वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, तो आप किसके माध्यम से पहुंचाएंगे, तो आप परिवहन के माध्यम से पहुंचाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हम सही जोड़ी के बाद में सत्य सत्य पर चलेंगे। तो ट्रू और फॉल्स में सबसे पहला है समय अध्ययन करते समय स्टॉप वॉच का उपयोग किया जाता है। देखिए सबसे पहले तो समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन, ये इसके द्वारा ये प्रयोगों का सिद्धांत, जो FW टेलर जिन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांत, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं, तो उन्होंने एक प्रयोगों का सिद्धांत है उनका, और उन प्रयोगों के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए, जिसमें समय अध्ययन, गति अध्ययन है ना। तो समय अध्ययन, समय मतलब टाइम, और टाइम किससे देखा जाता है, स्टॉप वॉच। ठीक है, तो समय अध्ययन करते समय स्टॉप वॉच का उपयोग किया जाता है, तो ये सही है। अब यहाँ पर मान लो गति अध्ययन आ जाता, स्पीड। तो अब स्पीड, किसी की स्पीड को देखना हो तो आप उसको स्लो करेंगे, फास्ट करेंगे, तो वो किस माध्यम से देख सकते हैं, कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। तो मान लो इसकी जगह आ गया कि गति अध्ययन करते समय कैमरे का उपयोग किया जाता है, तो ये सही होगा, मतलब हमें उसके आगे पीछे की बातें मालूम होना चाहिए। फिर वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के चयन के अवसरों में कमी आई है, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि वैश्वीकरण मतलब आज पूरा विश्व एक बाजार बन गया। आज उपभोक्ता के लिए एक वस्तु नहीं, ऐसी अनेक वस्तुएं जहां पर से वो चयन कर सकता है। जैसे हम जो ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है, तो आपके सामने 1000 प्रोडक्ट आ जाते हैं, एक ही प्रोडक्ट की 1000 वैरायटी आ जाती है, उसमें से आप सिलेक्ट करते हो, मतलब आपके लिए जो चयन के अवसर में वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है। तो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के चयन के अवसरों में कमी आई है, गलत है। क्यों, क्योंकि अवसरों में वृद्धि हुई है। फिर बजट, बजट मतलब आय और व्यय का अनुमान लगाना, वो क्या कहलाता है, बजट। की भविष्य में आपको कितनी आय होने वाली है, कितना व्यय होने वाला है, उसका आज ही अनुमान लगाना, ये बजट कहलाता है। तो बजट आशान्वित परिणामों को संख्यात्मक मद के रूप में व्यक्त करता है। बच्चों इस सेंटेंस को उन्होंने पहले जो पुराने पेपर यदि आप उठाएंगे तो आपको वहां पर मिलेगा कि बजट संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है,
और उसी सेंटेंस को उन्होंने कि बजट आशान्वित परिणामों को संख्यात्मक मत के रूप में व्यक्त करता है, बस ये सेंटेंस बना दिया है ना। तो ये क्या है, ये सही है। फिर संप्रेषण मौखिक अथवा लिखित हो सकता है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, मैसेज देना। तो भी मैसेज देना दोनों प्रकार से हो सकता है, आप लिखित रूप में भी दे सकते हो पत्र के माध्यम से, और मौखिक रूप से ओरल रूप से भी दे सकते हो, तो ये सही है। फिर है उपभोक्ता की संतुष्टि विपणन की आधुनिक विचारधारा है। भाई आज के समय में जो मार्केटिंग होती है या आज की जो विचारधारा है, जो उत्पादकों की जो विचारधारा है कस्टमर के प्रति, वो कैसी है कि उपभोक्ता संतुष्ट होना चाहिए। मतलब कि जो आज का जो उत्पादक है, आज का जो विक्रेता है या आज की जो मार्केटिंग है, वो क्या देखती है कि उपभोक्ता संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। तो उपभोक्ता की संतुष्टि विपणन की आधुनिक विचारधारा है, एकदम राइट है। फिर है जिला फोरम द्वारा 1 करोड़ रुपए तक की शिकायतें ली जा सकती, बिल्कुल राइट है कि जिला फोरम जैसे जो उपभोक्ताओं के साथ यदि कोई हेराफेरी होती है या उनके साथ में कुछ किसी प्रकार का कोई शोषण होता है या किसी प्रकार की धोखाधड़ी होती है, तो वो यदि कंज्यूमर फोरम में जाते हैं जिला लेवल पर, तो 1 करोड़ रुपए तक के जो मामले हैं वो जिला फोरम तक निपटाए जाते हैं। उससे बड़े मामले होते हैं तो वो राज्य स्टेट लेवल पे जाते हैं वो। तो ये थे हमारे सत्य सत्य। इसके बाद हम देखेंगे एक वाक्य वाले क्वेश्चन। एक वाक्य वाले क्वेश्चन अब हमारे सामने आ रहा है कि विभेदात्मक मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था। अभी विभेदात्मक मजदूरी पद्धति क्या है, तो मजदूरी देने में भेद करना। भेद करना मतलब भेदभाव, हम बोलते हैं ना कि इसको ज्यादा दे दिया, इसको कम दे दिया, ये भेदभाव होता है, भेद करना। तो जो FW टेलर जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए, उन्होंने अलग अलग प्रयोग किए कि उसमें प्रमापित सामग्री दी, प्रमापित समय दिया, प्रमापित मशीनें दी, प्रमापित विधि दी, और फिर बोला कि भाई आपको इतने समय में इतना काम करना है। अब ऐसे सभी स्टैंडर्ड प्रमापित यदि सब मिलेगा और उसमें यदि जो मजदूर काम नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने वहां पर मजदूरी में भेद किया कि भाई आप आलसी कर रहे हो, तो उन्होंने अच्छा काम करने वाले को अच्छी मजदूरी और खराब काम करने वाले को कम मजदूरी, इस प्रकार से मजदूरी में भेद किया। किसने किया, विभेदात्मक मजदूरी पद्धति इसमें। तो ये किसने किया, ये FW टेलर, ये वाला जो ये किसने दिया है, ये FW टेलर ने। फिर है सरकार द्वारा समय समय पर पारित कानून और कानूनी संशोधन का संबंध किस परिवेश से है। तो व्यावसायिक पर्यावरण के दो भाग हैं, एक आंतरिक पर्यावरण और दूसरा बाह्य पर्यावरण। आंतरिक पर्यावरण व्यवसाय से रिलेटेड है और बाह्य पर्यावरण बाहरी वातावरण से रिलेटेड है। आंतरिक पर्यावरण व्यवसाय के कंट्रोल में है, जबकि बाह्य पर्यावरण व्यवसाय के नियंत्रण से बाहर है। और जो बाह्य पर्यावरण है वो फिर दो भागों में बटा है, एक सूक्ष्म और दूसरा व्यापक। सूक्ष्म जो कि व्यापार से टच में है, जैसे पूर्ति करता है, लेनदार है, बैंक है, कस्टमर है, ये सब उससे व्यवहार कर रहे हैं। और जो व्यापक पर्यावरण है वो उसको अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जो सूक्ष्म पर्यावरण है प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है क्योंकि उससे टच में है, और व्यापक पर्यावरण अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है। तो व्यापक पर्यावरण में कौन कौन से हैं, जैसे सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, फिर वैधानिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण। ये सभी पर्यावरण जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। तो भाई सरकार द्वारा समय समय पर पारित कानून और कानूनी संशोधन, तो ये कौन सा है, वैधानिक पर्यावरण। तो ये कौन से पर्यावरण के अंतर्गत आएगा, तो इसको हम बोलेंगे वैधानिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत कानून या विधान बनाए जाते हैं। नियोजन का सबसे पहला कार्य क्या होता है, तो नियोजन के अंतर्गत सबसे पहला कार्य होता है उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। जो उद्देश्य बनाए जाते हैं कि भाई आपको क्या करना है। कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, तो भाई कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ देंगे, कार्य स्थल पर दिया जाएगा। फिर निर्देशन के कितने तत्व हैं, तो निर्देशन के 4 तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं, तो पर्यवेक्षण ये पहला तत्व है, ठीक है। फिर अभिप्रेरणा ये दूसरा तत्व है, पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा। इसके बाद में है नेतृत्व और इसके बाद में है संप्रेषण। ये 4 तत्व हैं। ये चारों तत्व हमें याद होना चाहिए, निर्देशन के 4 तत्व हैं। और ये 4 कौन कौन से हैं, आपको केवल आंसर 4 ही लिखना है, लेकिन मैं कि और भी डिटेल में कि कभी कुछ भी पूछ लिया जैसा है कि निर्देशन का पर्यवेक्षण निर्देशन का तत्व नहीं है, ऐसा पूछ लिए, तो आपको मालूम होना चाहिए।
नियंत्रण मुख्यतः किस पर आधारित होता है भाई? तो नियंत्रण नियोजन पर आधारित है तो होता है। यदि नियोजन नहीं होगा, प्लानिंग नहीं होगी तो नियंत्रण नहीं हो सकता। फिर राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध कहाँ अपील की जा सकती है भाई? एक होता है उपभोक्ताओं का यदि शोषण होता है, उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी होती है तो उपभोक्ता जिला फोरम में जाएगा। जिला फोरम में न्याय नहीं मिलेगा तो स्टेट लेवल के राज्य फोरम में जाएगा। वहां नहीं न्याय मिलेगा तो राष्ट्रीय आयोग में जाएगा। अब यदि राष्ट्रीय आयोग से भी न्याय नहीं मिलता है तो वो उससे बड़ी जो संस्था कौन सी है न्याय करने वाली, वो है हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये थे हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। इससे रिलेटेड कुछ बातें जो देखी वो आपको बोर्ड परीक्षाओं में मतलब ये याद रह सकती है। जैसे ये वीडियो यदि आप देखते हो तो इससे रिलेटेड जो बातें हमने सुनी है, समझी है, तो क्या होता है कि आपने सब पढ़ा है, सब सुना है, वहां पर थोड़ा सा याद करने की जरूरत होती है। आप थोड़ा याद करेंगे तो आपको याद ध्यान में आ जाएगा कि हाँ हमने क्या सुना था। ठीक है, तो ये थे हमारे सेट ए के जो क्वेश्चन हमने देखे वो। अब हम देखेंगे सेट बी। ठीक है, सेट बी। अब सेट बी में क्या दिया है? कौन से स्तर का प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा रहता है? भाई अभी पहले वाले पेपर में था कि प्रबंध के 3 स्तर हैं, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। निम्न स्तर पर्यवेक्षक प्रबंध होता है जो कि श्रमिकों से संबंधित होता है, श्रमिकों के ऊपर होता है ना? तो कौन से स्तर का प्रबंध सीधे श्रमिकों से जुड़ा रहता है? तो निम्न स्तर का जो प्रबंध है, निम्न स्तर का जो प्रबंध है वो सीधा श्रमिकों से जुड़ा हुआ है। फिर है निम्न में से कौन सा अंतरण तत्व है? भाई अंतरण तत्व मतलब जो अधिकारों का जो अंतरण होता है, अधिकार अंतरण या हम विकेंद्रीकरण बोलते हैं, तो उसमें अंतरण तत्व है जवाबदेही, अधिकार, उत्तरदायित्व या उपरोक्त सभी। तो यहां पर हमारा जो आंसर है कि कौन सा? उपरोक्त सभी। फिर है निम्न में से परिसर भर्ती से संबंधित नहीं। परिसर भर्ती मतलब कैंपस सिलेक्शन, तो परिसर भर्ती से संबंधित नहीं है। तो विश्वविद्यालय, यहाँ पर कैंपस सिलेक्शन होता है। तकनीकी संस्थाएं, यहाँ भी कैंपस सिलेक्शन होता है। प्रबंध संस्थाएं, यहाँ भी कैंपस सिलेक्शन होता है। लेकिन जो श्रम ठेकेदार है ये कैंपस सिलेक्शन से संबंधित नहीं है। चालू संपत्तियां वह संपत्तियां होती है जो रोकड़ में परिवर्तित होती है। भी 2 प्रकार की संपत्तियां होती है, एक स्थायी संपत्तियां और दूसरी चालू संपत्तियां। स्थायी संपत्तियां दीर्घकाल के लिए खरीदी जाती है और चालू संपत्तियां 1 साल के अंदर मतलब 12 महीने के अंदर किसमें बदल जाती है? रोकड़ में बदल जाती है। फिर है स्थायी संपत्तियों में क्या शामिल नहीं है? तो भाई मशीन स्थायी संपत्ति है, फर्नीचर स्थायी संपत्ति है, भवन स्थायी संपत्ति है। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है ये। जो स्टॉक है ये स्थायी संपत्ति नहीं है। उत्पाद से संबंधित विशिष्ट सूचनाएं, जैसे उसके पहले वाले सेट ए में दिया था कि उत्पाद, एक क्वेश्चन था कौन सा? उत्पाद की पहचान कैसे होती है? तो पैकिंग से होती है। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि उत्पाद से संबंधित विशिष्ट सूचनाएं प्राप्त किससे होती है? तो लेबलिंग से, लेबल से हमें सूचनाएं प्राप्त होती है। जैसे ब्रांड, तो ब्रांड और एक कौन सा था, ये जो ब्रांड है उसका रजिस्ट्रेशन हम कर लेंगे तो वो उसके आगे वाला उसका क्या बन जाता है? ब्रांड और पेटेंट, कॉपीराइट। यदि हम ब्रांड का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो वो पेटेंट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम रिक्त स्थानों की तरफ। तो उसमें सबसे पहला दिया गया है हमारे सामने कि वातावरण के खालिस्तान घटकों के ऊपर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। तो ये हम चर्चा कर चुके हैं कि व्यवसाय के 2 घटक होते हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक घटक व्यवसाय के कंट्रोल में होते हैं लेकिन बाहरी घटकों के ऊपर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो व्यवसाय के जो बाह्य घटक हैं उस पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता। भारार्पण सदैव खालिस्तान की ओर किया जाता है। तो भार अर्पण मतलब जैसे भार यानी वजन, मेरे पास जो वजन है मैं किसी को दूंगा, अर्पण करूंगा तो क्या करूंगा? नीचे की तरफ किसी को दूंगा, ऊपर की तरफ नहीं दूंगा, है ना? तो भारार्पण मतलब ये कार्य, कार्य या जिम्मेदारी। तो भारार्पण सदैव नीचे की ओर किया जाता है। फिर है वित्तीय निर्णय बराबर विनियोग निर्णय प्लस लाभांश निर्णय। ठीक है, तो
यहां पर इसका आंसर क्या आएगा? वित्त निर्णय, विनियोग निर्णय प्लस लाभांश निर्णय। इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, फिर उसको देखते हुए है ना, इसका आंसर हम ढूंढेंगे। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताना या फिर मैं बता दूंगा आपको। विज्ञापन से खालिस्तान आकर्षित हो जाते हैं तो विज्ञापन से ग्राहक, क्या आएगा? ग्राहक। फिर है खालिस्तान वस्तु को सुरक्षा प्रदान करता है, पैकिंग या पैकेजिंग ये वस्तु को सुरक्षा प्रदान करता है। भारत सरकार द्वारा खालिस्तान नामक जागरूकता अभियान चलाया गया, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। तो ये जो क्वेश्चन है ये अब देखना पड़ेगा कि वित्तीय निर्णय बराबर विनियोग निर्णय प्लस खालिस्तान प्लस लाभांश निर्णय। ये मैं आपको देख करके कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे या फिर अगले वीडियो में हम इसको देखने वाले हैं। फिर सही जोड़ी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? पर्यवेक्षण, टोली नायक, मानसिक क्रांति, विशिष्ट विवरण, भ्रामक विज्ञापन और चयन की स्वतंत्रता। अब सही जोड़ी में हमेशा क्या करो कि आप सरल से कठिन की ओर तरफ जा सकते हैं। तो चयन की स्वतंत्रता है ना, ये सातवां, ये उपभोक्ता का क्या है? ये अधिकार है। फिर भ्रामक विज्ञापन, उपभोक्ता की समस्या, ये छठवां हो गया। विशिष्टीकरण, मानसिक क्रांति, टोली नायक। अभी टोली नायक मतलब क्रियात्मक फोरमैनशिप, ये तीसरा हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। सॉरी, टोली नायक हो गया, फिर भ्रामक विज्ञापन हो गया, चयन की स्वतंत्रता हो गया। पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण मतलब निम्न स्तरीय प्रबंध, तो ये हो गया दूसरा, मतलब हमारा ये भी हो गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी उच्च स्तरीय प्रबंध, ये पहला हो गया, ये भी हो गया। मानसिक क्रांति FW टेलर, मतलब चौथा हो गया, तो ये भी हो गया। और विशिष्टीकरण ये क्या है? एक नियम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पांचवा। क्लियर? आगे हम बढ़ेंगे सत्य सत्य की तरफ। भारत में नवीन आर्थिक सुधार 1993 में लागू किए गए। तो भारत में नवीन आर्थिक सुधार कब लागू किए गए? 1991 में लागू किए गए थे, तो ये गलत हो गया। नियोजन एक मानसिक अभ्यास है, मानसिक अभ्यास मतलब मेंटल प्रैक्टिस है, तो ये सत्य है। संगठन भ्रष्टाचार को जन्म देता है, गलत है। तो संगठन से भ्रष्टाचार जन्म नहीं लेता। फिर है वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक अंग है, बिल्कुल राइट है। सरकार से रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ब्रांड ट्रेडमार्क बन जाता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ब्रांड का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है, फिर उसका कोई उपयोग नहीं कर सकता। ब्रांड का उपयोग कोई भी कर सकता है लेकिन ट्रेडमार्क का उपयोग कोई नहीं कर सकता। फिर उपभोक्ताओं के लिए संरक्षण हेतु 9 अधिकार दिए गए हैं, गलत है ना, कम है वो। अब हम चलेंगे एक वाक्य की तरफ। घटक जिनका व्यवसाय से निकट का संबंध होता है तो वो कहलाते हैं आंतरिक घटक कहलाते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? आंतरिक घटक, व्यवसाय के आंतरिक घटक। अधिकार क्षेत्र को निश्चित करने वाले विवरण, तो वो होती है नीतियां, अधिकार क्षेत्र को निश्चित करने वाली। फिर संस्था में अधिकार संबंधी की व्याख्या करने से क्या आशय है? अधिकार संबंधी की व्याख्या, अधिकार बताना कि आपका ये राइट है, आपका ये राइट है, तो ये कहलाती है संगठन संरचना। इसको क्या बोलते हैं? संगठन संरचना। मतलब संगठन के अंतर्गत बताया जाता है कि आपके पास क्या पावर है, आपके पास क्या पावर है। एक प्रशिक्षु प्रशिक्षण के दौरान क्या प्राप्त करता है तो उसको बोलते हैं वृत्ति। एक जो प्रशिक्षु है, ट्रेनिंग लेने वाला है, वो प्रशिक्षण के दौरान क्या प्राप्त करता है? वृत्ति। मतलब वो उसने क्या सीखा है वो है वृत्ति। शब्द का मतलब होता है कि ट्रेनिंग लेने के बाद उसके अंदर जो एक एटीट्यूड आता है वो वृत्ति होती है।
फिर ऋण पत्रों का निर्गमन कब लाभप्रद होता है? मंदी के काल में, मंदी काल में, जब अर्थव्यवस्था में मंदी का समय हो तब ब्याज की दर निम्न होती है और उस समय ऋण पत्र जारी करेंगे तो कंपनी को फायदा होगा। किसी उपक्रम की सुदृढ़ स्थिति का मापदंड क्या है? लाभ। भाई कोई भी संगठन है, उपक्रम है, तो वो अच्छी स्थिति में है तो उसकी मापदंड आप किससे करेंगे कि वो लाभ कितना कमा रहा है। और वस्तु का अधिकतम मूल्य कौन तय करता है? तो उत्पादक, जो उत्पादक होता है वस्तु का अधिकतम मूल्य तय करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे सेट बी के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में हम जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक को हल करने वाले हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।